सीरिया फॉल हुआ है या सीरिया लिबरेट हुआ है, ये डिपेंड करता है आपकी इंक्लिनेशन के ऊपर। हकीकत ये है कि ये दोनों डिस्क्रिप्शंस ही सही हैं। या रेजिस्ट किया करता था यूएस और इसराइल के खिलाफ कुर्दिश फोर्सेस ने, जिसको यूएस बैक करता है। 400 से ज़ायद एयर स्ट्राइक कर चुका है, इसके अंदर यूएस एयर स्ट्राइक्स भी शामिल है। परवेज़ मुशर्रफ इज़ अ डिक्टेटर। क्या हम टीटीपी को हुकूमत दे दें? क्या परवेज़ मुशर्रफ को गिरा दें और मौलवी अब्दुल अजीज़ को बिठा दें प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद शेख और आप अक्सर मुझे अलिफ लाम मीम के प्रोग्राम से देखते रहते हैं एज अ होस्ट। मगर ये GTV का पॉडकास्ट हमारा एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये प्रोग्राम्स आया करेंगे। तो आज ख़ास तौर पे जो हॉट टॉपिक चल रहा है हमारी सोसाइटी में, वो सीरिया का टॉपिक है। और सीरिया के बारे में बात करेंगे कि सीरिया फॉल हुआ है या सीरिया लिबरेट हुआ है। ये डिपेंड करता है आपकी इंक्लिनेशन के ऊपर। हकीकत ये है कि ये दोनों डिस्क्रिप्शंस ही सही हैं। देखें, अगर आप इन पॉलिटिकल इवेंट्स को इस हैसियत से देखते हैं कि सीरिया एक हॉलमार्क था अरब डिग्निटी का, सीरिया रेजिस्ट किया करता था यूएस और इसराइल के ख़िलाफ़, इस सिंबल की हैसियत से उसको देखा करते थे, तो सीरिया हैज़ इंडीड बीन फॉलन। मगर अगर आप सीरिया को इस हैसियत से देखते थे कि वहाँ पे एक डिक्टेटर रूल करता है, वहाँ पे अवामी राय को सप्रेस किया जाता है, सिविलियंस को सप्रेस किया जाता है, वो राइट्स नहीं मिलते जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में मिला करते हैं, तो सीरिया हैज़ इंडीड बीन फॉलन। बिकॉज दूसरी जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी, आपको मालूम है कि वो यूएस के साथ अलाइन करती हैं। वो इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी अमली इक़दामात, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं करते। यहाँ तक कि जो ऑयल एम्बार्गो लगाने की भी बात है, आपको पता है जो इस्लामी कोalition है, इस्लामिक कौंसल है, वहाँ पे मीटिंग्स तो होती रहती हैं, मगर वहाँ पर कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती, कोई भी अमली इक़दामात उठाने की इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, क्योंकि वो अलाइन करते हैं अमरीका के साथ। तो बहरहाल हुआ ये कि 26 नवंबर तक वहाँ पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस वहाँ पे तो जो 1/3 ऑफ सीरिया का लैंड था, वो तो आपको पता है कि ऑक्यूपाई किया हुआ था कुर्दिश फोर्सेस ने, जिसको यूएस बैक करता है। और बाकी कुछ एरिया इदलिब वगैरह के वहाँ पर HTS, यही हयात तहरीरुल शाम नामी जमातें थी जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था इदलिब वगैरह को। मगर बाकी की जितनी भी टेरिटरी थी वो बशार अल असद की जो हुकूमत थी उन्हीं के हाथ में थी। मगर 27 नवंबर को एक वहाँ से अटैक स्टार्ट होता है, वहाँ से वो इंकर्जन स्टार्ट होती है इन मिलिटेंट्स की, और वो सबसे पहले एलेपो के ऊपर हमला करते हैं, होम्स, फिर पूरा टेक ओवर करते हुए दमिश्क तक पहुँच जाते हैं। और 8 दिसंबर को तकरीबन वो अपनी हुकूमत, यानी वहाँ से जो बशार अल असद है वो फ्लाई कर जाते हैं रशिया, और ये रिबल्स जो है वो वहाँ पे बशार अल असद की हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ साथ होता ये है कि इसराइल जैसी रिबल्स जो है वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं, काइंड ऑफ वो तो इंटरिम गवर्नमेंट एक कायम की जा रही है, मगर जैसे ही बशार अल असद की हुकूमत गिरती है वहाँ पर, इसराइल वहाँ पर अभी तक, यानी मैं आज बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर की, तो अभी तक 400 से ज़ायद एयर स्ट्राइक कर चुका है। इसके अंदर यूएस एयर स्ट्राइक्स भी शामिल हैं, और इसके अंदर तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर चुका है सीरिया का। सीरिया की नेवल फोर्स के ऊपर उसने हमला किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने सीरिया की जो दीगर यानी सीरियन मिलिट्री हार्डवेयर की बात की जाए, सीरियन हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज़, एमनीशन डेपोट्स, ये तमाम फैसिलिटीज़ को मलियामेट कर दिया है उसने। और अभी यानी कल फ्राइडे की भी बात की जाए तो जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था पूरे सीरिया में कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पर साथ दमिश्क के ऊपर इसराइल जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। मगर उसके बावजूद आपको ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स ने ऑक्यूपाई किया है सीरिया को, आपको उनकी तरफ से कोई कंडेमनेशन सुनाई नहीं दे रही। ना वो यूएस की एयर स्ट्राइक्स को कंडेम कर रहे हैं, ना वो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स को कंडेम कर रहे हैं। खैर, तो बात यह है कि सीरियन आर्मी इन रिबल फोर्सेस के ख़िलाफ़ रैपिडली डिसइंटीग्रेट हो गई। अब सवाल ही पैदा होता है ये कैसे हुआ। अगरचे सीरियन आर्मी ऑन पेपर 130,000 उसके नंबर्स थे, मगर ये 30,000 की रिबल फोर्सेस के सामने बिल्कुल भी न टिक सकी। ऐसा ही कुछ आपने देखा था अफ़गानिस्तान के अंदर कि किस तरह से तकरीबन 3 लाख स्ट्रॉन्ग अफ़गानी फोर्सेस जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गई जब 60,000 तालिबान के फ़ाइटर्स ने उनके ऊपर अटैक किया।
और तालिबान अपनी हुकूमत जो है वो बनाने में कामयाब हो गए। इसी तरीके से आपने इराक़ के अंदर भी देखा कि इराक़ की 30,000 स्ट्रॉन्ग इराक़ी आर्मी किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई, टिक नहीं पाई बिल्कुल भी, भागना पड़ा उसे। जब 1500 ISIS दाइश के जो फाइटर्स हैं उन्होंने मूसल के ऊपर अटैक किया। तो पॉइंट ये है कि ये जो नंबर्स हैं ना सोल्जर्स में, आर्मी में, वो दिखने में तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मगर ये जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है ना उसको छुपा देते हैं। बेसिकली लेजिटिमेसी और करप्शन, इन सारी चीज़ों से दो चार थी इराकी गवर्नमेंट भी, अफ़गानी गवर्नमेंट भी, और ये हमारी सीरियन गवर्नमेंट भी। तो जब इन तमाम चीज़ों से मसले होते हैं और उसके साथ साथ एक गोस्ट सोल्जर का भी एक कॉन्सेप्ट है मिलिट्री के अंदर कि सीरियन आर्मी में भी, अफ़गानी आर्मी में भी, इराकी आर्मी में भी, अगरचे पेपर पे तो लिखा हुआ था कि इतने सारे सोल्जर्स हैं, मगर हकीकत में वो रियलिटी में वो सोल्जर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे बहुत सारे। क्योंकि ये होता ये है कि जो सीनियर सोल्जर्स हैं वो पैसे बनाने के लिए उनका नाम सिर्फ लिख देते हैं और उनकी पे ले लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं, जब कोई आपको अवामी लेजिटिमेसी नहीं हासिल होती, तो फिर आप भर्तियां करना शुरू करते हैं। उसके अंदर फिर मिलिट्री इक्विपमेंट मायने नहीं रखता, उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ मायने रखती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को हायर करो ताकि अपनी एक पावर जो है वो प्रोजेक्ट कर सको अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़। अच्छा, तो ये जो रेबल्स हैं, ये HTS हयात तहरीरुल शाम, ये बेसिकली अभी कोalition बनी है, बहुत सारे ग्रुप्स है, तकरीबन 30-40 ग्रुप्स, जिनकी कोalition बन के उन्होंने मिलकर जो है वो इस दमिश्क के ऊपर बशार अल असद की हुकूमत गिराने में पेशरफ्त की थी। इसको जो लीड कर रहे हैं HTS को, वो अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो कि एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, और इनके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड भी जो है वो दिया गया है US की तरफ से, जो उन्हें कैप्चर करेगा। बट बात यह है कि ये कहाँ से आए, ये सऊदी अरब में पैदा हुए थे और थे ये बेसिकली सीरियन ही। तो 2003 में ये इराक़ चले गए, इराक़ में अलकायदा में शमूलियत हासिल कर ली, और वहाँ पर आपको मालूम है फिर वहाँ पे दाइश भी आई, और इन्होंने दाइश में भी पार्टिसिपेट किया, और दाइश ने क्या मज़ालिम वहाँ पर ढाए, जो भयानक वीडियोस, खौफनाक वीडियोस हमारे सामने आई थी, वो सब आपको पता है। पाकिस्तानी, हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस मज़हब के नाम पे जो टेररिज्म होता है वो क्या चीज़ होती है, उसकी क्या शक्ल होती है, हमसे ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से कौन जानता होगा। पाकिस्तान अभी तक 80,000 पाकिस्तानी इसमें कत्ल हो चुके हैं इस टेररिज्म के चक्कर में। और एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था इसको सोचते हुए, इस पर बात करते हुए, कि भाई परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, ठीक है, और वो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल TTP, या हम मौलवी अब्दुल अज़ीज़ जो लाल मस्जिद का जिसके ऊपर उसने मुशर्रफ ने ऑपरेशन करवाया, ये ऐसे एलिमेंट्स थे मुशर्रफ के ख़िलाफ़। और मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसने अवामी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा के वो उस कुर्सी पर बैठा था। मगर पॉइंट ये है कि क्या जस्ट बिकॉज परवेज़ मुशर्रफ इज़ अ डिक्टेटर, क्या हम TTP को हुकूमत दे दें? क्या परवेज़ मुशर्रफ को गिरा दें और मौलवी अब्दुल अज़ीज़ को बिठा दें प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर, ताकि वो डिसाइड करे अब हुकूमती उमूर और सियासी उमूर पर? तो बात ये है, इसी तनाज़ुर में आप इन इवेंट्स को भी देखें कि सीरिया में जो आपको पता है जब्बातुल नुसरा, यानी जो ये जो HTS ग्रुप है, इससे पहले जो अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, ये इससे पहले जब्बाहत फ़तेह अल शाम के नाम से एक तहरीक इन्होंने चलाई 1 साल तक। उससे पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से ये चला रहे थे, और ये बेसिकली अबू बकर अल बगदादी के कहने पर ही इन्होंने जब्बाहत अल नुसरा फ्रंट, जो अल नुसरा फ्रंट है, वो वहाँ पे लॉन्च किया था सीरिया में। और सीरिया में आपको पता है कि किस तरीके की, यानी स्कूल के ऊपर बम्बिंग इन्होंने ओन की है। इन्होंने दमिश्क के ऊपर बहुत ही मैसिव लेवल के बम्स बम्बिंग की, जिसके नतीजे में 10-50 बच्चे कत्ल हो जाते थे और खौफनाक होते थे। यानी इस किस्म के खौफनाक अटैक्स ये किया करता था अबू मोहम्मद अल जुलानी जब अल नुसरा फ्रंट को लीड कर रहा था, कि जो दूसरी अपोजिशन फोर्सेस थी, जैसे सीरियन नेशनल आर्मी, जिसको फ्री सीरियन आर्मी कहते हैं, इस किस्म की अपोजिशन फोर्सेस जो बाकायदा मुसल्लह जद्दोजहद कर रही थी सीरिया के बशार अल असद के ख़िलाफ़, वो भी इन अटैक्स को कंडेम करती थी कि भाई ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। उनकी भी माइंड ब्लोइंग होता था उनके लिए कि यार ये किस किस्म के वहशतनाक अटैक्स किए जा रहे हैं, और उनकी नज़र में भी ये जस्टिफाइड नहीं था कि आवाम के ऊपर इस तरीके के अटैक्स किए जाएँ। तो जैसे 50 अटैक्स हैं कि स्कूलों के ऊपर हमले किए, बच्चे उसमें कत्ल हुए। इसी के साथ साथ फिर 2014 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मोहम्मद अल जुलानी ने, ये जो HTS को लीड कर रहे हैं, और इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक शरीयत लेकर आना चाहते हैं जिसमें मिनॉरिटीज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसमें अलवी हों, क्रिश्चियंस हों या शिया हों,
किसी के लिए भी कोई भी रूम नहीं होगा। ये था इनका 2014 का इंटरव्यू। और फिर 2021 में इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि अब एक तो सबसे पहली बात उन्होंने हुलिया चेंज करके बैठे, वो बड़ी जो दाढ़ी थी उसको कटवा दिया और ब्लेज़र पहनकर, बालों में जेल लगाकर और ट्राउज़र्स पहन के ये अपीयर हुए। और इसके अंदर उन्होंने अपने जो पुराना बयानिया था उसको कंडेम किया और कहा कि अब वो जो है तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी डिफरेंट एथनिसिटीज़ या डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर सीरिया में रहते हैं, उन सब के लिए ये काम करेंगे और सब वहाँ पे इनके साथ रह सकते हैं। और ना ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, ना ये यूएस गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, और ना ये आउटसाइड सीरिया किसी और के ऊपर हमला करेंगे। तो इन्होंने अपना बयानिया जो इससे पहले था वो बिल्कुल चेंज करके अब किसी और, यानी एक रीब्रांड करके, लोगों का कहना है ये उसे पेश किया गया। अपना हुलिया, अपना नज़रियात सब इन्होंने तब्दील कर लिए। फिर एक और रेबल कमांडर ने टाइम्स ऑफ इसराइल को अभी रिसेंटली तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले तकरीबन इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा कि वो इसराइल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसराइल ने हिजबुल्ला और ईरानी मिलिशियास के ऊपर अटैक किया और ताकि वो वीकन हों, और जिसकी वजह से उनको ये पावर मिली ताकि वो दमिश्क के ऊपर हमला कर सकें। और उन्होंने कहा, इसराइल से रिक्वेस्ट की कि वो इसराइल जो है उनकी अपराइजिंग को सपोर्ट करे। इसी के साथ साथ एक यानी क्योंकि ये बयानिया आपको पता है रीब्रांड होके पेश किया जा रहा है, तो एक और रिबल कमांडर हैं अनस सालखादी के नाम से, उन्होंने कहा कि आवर मैसेज टू ऑल द सेक्ट्स ऑफ सीरिया, तमाम हमारे जो फ़िरके रहने वाले हैं सीरिया के अंदर, उसके लिए यही है कि सीरिया अब सबके लिए है, सब लौट कर आ सकते हैं और इसमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर ये भी ख़बर सामने आई कि जितने भी सोल्जर्स हैं जितने भी सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी इन मिलिटेंट ग्रुप्स के ख़िलाफ़, इन दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़, उन सबको एमनेस्टी देने की भी बात की गई। खैर, तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि सीरिया में न्यूली डिस्प्लेस 1.1 मिलियन लोग सीरियंस न्यूली डिस्प्लेस हो चुके हैं। यानी पहले से जो इंटरनली डिस्प्लेस थे वो तो थे, जो मुल्क से जिनको जाना पड़ा वो तो एज अ रेफ्यूजी जो रह रहे हैं, तुर्की में भी रह रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भी रह रहे हैं। मगर न्यूली डिस्प्लेस 1.1 मिलियन, 11 लाख लोग मज़ीद डिस्प्लेस हो चुके हैं इसके अंदर। फिर इसके साथ साथ रिबल्स जो है, जो अपोजिशन फोर्सेस आपको पता है बहुत सारी हैं, कुर्दिश बैक्ड फोर्सेस, यूएस बैक्ड फोर्सेस, जो कुर्दिश फोर्सेस जो कहलाती हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहलाती हैं, वो फ्री सीरियन आर्मी या सीरियन नेशनल आर्मी जिसे कहा जाता है, जिसको तुर्की सपोर्ट करता है, ये दोनों ग्रुप्स आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर और दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। कहा यूएस की तरफ से ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि जो दाइश है वो आपसी अपीयर हो रही है और वो कन्फ्यूजन है कि कौन किससे लड़ रहा है। फिर एचटीएस है और एचटीएस के मातहत और दूसरे ग्रुप्स हैं जिनको एचटीएस ने हरा कर, यानी उनको मिलिट्री उन ग्रुप्स को हराया, उनके लीडर्स को कत्ल किया और फिर उनको डोमिनेट कर लिया। अब वो उसी के मातहत आ गए। तो एचटीएस का एक ग्रुप है, हयात तहरीरुल शाम का। तो ये सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि कल फ्राइडे की ख़बर है कि लोग खुशियाँ मना रहे थे फ्राइडे पीरियड्स के बाद सीरिया के आज़ाद होने की, और वहाँ पर उनके ऊपर हमले किए गए। जो दूसरे फोर्सेस हैं, कुर्दिश बैक फोर्सेस हैं या कोई दूसरी फोर्सेस हैं, वो उनके ऊपर लाइव एम्यूनिशन से फायर कर रहे थे उन आवाम के ऊपर। तो ये वीडियोज़ भी सामने आई हैं। फिर इसके साथ साथ जो रिबल फोर्सेस हैं, आपको पता है ये सबसे पहले इल्ज़ाम ये सब लगाया करते थे, ये तमाम दहशतगर्द बशार उल असद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे, सेक्सुअल वायलेंस का या मिलिट्री वायलेंस का, टॉर्चर का, ठीक है, अगवा करने का। ये तमाम इल्ज़ाम अब इनके ऊपर ख़ुद लग रहे हैं। ये सब खुद ये सारे काम कर रहे हैं। सेक्सुअल वायलेंस का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, टॉर्चर का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जबरी तौर पे हिरासत में ले रहे हैं मुख्तलिफ आवाम को, वहीं पर ग्रुप्स के लोगों को, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर वो सिविलियंस हैं। फिर इसके साथ साथ जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर, यानी एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं दूसरे ग्रुप्स की तरफ। सीरियन नेशनल आर्मी और जिसको फ्री सीरियन आर्मी कह रहा था, वो आपस में कुर्दिश जो फोर्सेस हैं जिनको यूएस बैक करता है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ इसराइल दमिश्क के ऊपर बम कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिनका रियल नेम अहमद अल शर्रा है, क्या वो यूएस को कंडेम कर रहे हैं क्योंकि वो यूएस एयर स्ट्राइक्स कर रहा है? क्या वो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसराइल अभी तक 400 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर चुका है और जिसके अंदर 20
सीरियंस कत्ल हो चुके हैं, नहीं, ऐसा कोई भी बयान उनके सामने नहीं आ रहा। इसके साथ साथ फ़लस्तीन, फिर आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, तो जुल्म व बर्बरियत जारी है। अभी दोबारा नॉर्दर्न जो फ़लस्तीन के जो लोग थे उनको इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया इसराइल ने, और नुसैरत रिफ्यूजी कैंप के ऊपर मज़ीद बम मारे, जिसके अंदर बच्चे भी कत्ल हुए, औरतें भी कत्ल हुई, सब कत्ल हुए। तो ये आप खुद डिसाइड करें कि सीरिया आज़ाद हुआ है या लिबरेट हुआ है। अब इस हवाले से और भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहते हैं कि सीरिया में क्या हो और आगे डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं। इस हवाले से काफ़ी टॉपिक्स निकलते हैं जिनके ऊपर हम नई वीडियोज़ बनाएंगे, तो जुड़े रहिएगा GTV पॉडकास्ट से। नए फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा।